एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ बच्चों की डिमांड पर जो चाहते थे कि नेक्स्ट क्लास में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर्स भी हो, पार्ट बी वीआई से रिलेटेड जो है उनके लिए मैं लेके आई हूँ केवीएस स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर किस प्रकार आप लोगों को आंसर्स देने हैं, किस प्रकार से आप लोगों से जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ ही क्लास के लास्ट में जो है मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ और ऐड की है, वो है ब्रेल डॉट्स, क्योंकि आप लोग जो है वीआई से हो तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों से जो एमसीक्यूज़ हैं उनमें जो डॉट हैं वो पूछ ले कि बताइए इनमें से पी किस प्रकार से जो है ब्रेल में लिखेंगे या बी किस प्रकार से लिखेंगे, एस जो एबीसीडी है टोटल वो किस प्रकार से। तो बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, तो वो भी मैं क्लास के एंड में आप लोगों को याद करवाऊंगी। ठीक है, क्लास में ही याद करवाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोग जो हैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट किस प्रकार से क्वेश्चन चाहिए या थ्योरी चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। तो चलिए क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के देखने की प्रक्रिया को जो है लिखिए। ये आप लोगों से वीआई वालों से पूछ सकते हैं कि नेत्र की जो देखने की प्रक्रिया है उसको लिखें, नेत्र जो है किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखने की प्रक्रिया इस प्रकार आप हेडिंग डालेंगे, फिर इस प्रकार आप तीर का चिन्ह लगा के नीचे की लाइन से स्टार्ट करेंगे। जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तित होकर यहाँ पे आएगा आइरिस। आइरिस से गुजरती हुई यह कॉर्निया लेंस में से होकर गुजरती है। लेंस इनको अपनी ओर फोकस दूरी के अनुसार जो है झुका देता है और अब यह कॉर्निया दृष्टिपटल पर पड़कर वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। दृष्टिपटल की सीमित कोशिकाएं उत्तेजित होकर दृक तंत्र द्वारा मस्तिष्क में पहुंचती है। मस्तिष्क में उनकी व्याख्या की जाती है, जिससे जो है व्यक्ति को अपनी वस्तु का या दृष्टि का जो है ज्ञान हो जाता है। ये क्या है, नेत्र की देखने की प्रक्रिया। वो क्या है आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है कुछ कुछ पॉइंट्स, जो कुछ कुछ वर्ड्स हैं ऐसे हैं जिनमें मिसप्रिंटिंग हो गई है। मेरे पास जो है टाइम कम रहता है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर एक क्लासेस तो आप लोगों के लिए डेली एग्ज़ाम तक रहे ही, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है। तो वो मैं आप लोगों से करेक्ट जो है, ये किडनी वर्ड है एक, तो कॉर्निया आएगा तो वो आप लोग करेक्ट कर लेना। यहाँ पे आएगा दृक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं, आप लोग इसको जो है याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिए, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, एंड तक पूरे क्वेश्चन जरूर देखना। दृष्टि दिव्यांगों से संबंधित मिथ्या व रूढ़िवादी धारणाएं क्या है, ये हमने जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसमें देखा था। तो दृष्टि दिव्यांगों से संबंधित मिथ्या और रूढ़िवादी धारणाएं क्या हैं, या ये क्वेश्चन आप लोगों से इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि दिव्यांगों से संबंधित मिथ्या व रूढ़िवादी धारणाएं क्या है, तब भी आप लोगों का जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, आंसर आप लोगों को इस प्रकार से देना है कि एग्जामिनर जो है वो प्रभावित हो। पॉइंट्स में लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, शॉर्ट एंड स्वीट, जो आपको ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने हैं। मिनिमम 80 और 100 के 20 तक जो है आपके वर्ड्स आंसर के होने चाहिए। 4 नंबर का जो है आप लोगों को आंसर देना है। बात रही हिंदी इंग्लिश की, यदि आप लोगों से किसी की डेफिनेशन पूछी जाती है, आगे भी क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूंगी उनमें भी, तो आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में जो हेडिंग है वो लिखनी है। बाकी यदि आप इंग्लिश से हो तो इंग्लिश में करके आना, हिंदी से हो तो हिंदी में। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में भी यूज़ करने चाहिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आंसर जो है ज़्यादा इफेक्टिव दिखेगा। ठीक है, आगे देखें। दृष्टि दिव्यांगों के प्रति समाज में रूढ़िवादी विचारधारा कुछ इस प्रकार है। फिर आप लोग जो है क्रम संख्या लगाकर लिखेंगे कौन कौन सी है। पिछले जन्म के कर्मों का फल असहाय मानना, ईश्वरीय क्षतिपूर्ति संबंधी धारणा, मूर्ख समझना, भिखारी समझना,
असमायोजित समझना, अशुभ समझना, दया व सहानुभूति योग्य और दयनीय। इस प्रकार आप जो है पॉइंट्स लिखने हैं। थ्योरी मैंने आप लोगों को इसकी कंप्लीट करा रखी है, नहीं देखी है तो देख लेना चैनल पे जाके। लेकिन आप लोगों को इस प्रकार से यदि आप पॉइंट्स लिखेंगे बना के तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। आंसर भी आप लोगों का जो है, जो वर्ड सीमा जो है आप लोगों की, उसके अंतर्गत पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता को परिभाषित कीजिए। या विकलांगता की जगह आपको दे सकता है, दिव्यांगता भी दे सकता है, ठीक है। तो इनको परिभाषित करना है। तो आप लोगों को देखिए, जैसे ये परिभाषा रिलेटेड पूछा है तो आप लोगों को लिखना है क्षति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पेयरमेंट, वो आप लोगों को ब्रैकेट में लिखना है। और नीचे की लाइन से जो है इसकी परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या मनोशारीरिक असामान्यता अथवा कमी जो अंगीय स्तर पर होती है, यह व्यक्ति के अंगीय स्तर पर होती है, यह मेन पॉइंट है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन लिखे। डेफिनेशन जो भी आप लिखे उनको इन्वर्टेड कोमास में जरूर बंद करना, ठीक है। और यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे लेकिन आप लोगों को ये ऐड कर दे इसमें कि क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता की परिभाषा को ICIDH के अनुसार परिभाषित कीजिए, तब भी जो है आप लोगों की सेम परिभाषाएं रहेंगी। और नॉर्मली पूछे तो भी आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये ICIDH के अनुसार ही है। अगला देखिए, अक्षमता, डिसेबिलिटी को किस प्रकार लिखना है। जब किसी कार्य को करने में और के तरीके के समान व्यक्ति जैसी क्रिया नहीं दिखती अर्थात कार्य करने में बाधा आती है तो वह स्थिति अक्षमता जो है कहलाती है। और यह व्यक्ति के जो है कार्यात्मक स्तर पर होती है। यदि आप लोगों से क्वेश्चन में इनके उदाहरण भी पूछे जाए तो आप लोग एग्जाम्पल भी जो है बता देना, मैंने बता रखे हैं क्लासेस में। वरना क्वेश्चन इस प्रकार आए तो आपको एग्जिट आंसर जो है लिख देना है। ज़्यादा बड़ा चढ़ा के ज़्यादा बड़ा आंसर आप लोगों को नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं, फालतू का कुछ लिखना नहीं है। आप लोग सोचे कि ज़्यादा लिख के आऊँगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन पॉइंट्स होने चाहिए। अच्छा लिखोगे तो कम में भी आप लोगों को ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आगे है दिव्यांगता, हैंडीकैप्ड, जिसे हम बोलते हैं व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन आ जाता है उसे क्या कहते हैं, हम विकलांगता जो है कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, आप लोगों के जो लास्ट वाला पोर्शन है पार्ट बी में, उसमें दे रखा है जो शिक्षण विधियां, मूल्यांकन की वगैरह और गणित, पर्यावरण की से सीखने से रिलेटेड, तो ये दृष्टिबाधित बालकों से रिलेटेड होती हैं। तो उसमें से, उस पार्ट में से इस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ब्रेल पढ़ने के पूर्व कौशल आएगा यहाँ पे, ये मेरे से जो है गलत लिखा गया। कौशल कौन कौन से हैं बताइए। तो आप लोगों को लिखना है जो कौशल है ब्रेल पठन पूर्व कौशल निम्न प्रकार हैं, और फिर पॉइंट बना बना के आप लोगों को लिखने हैं एकदम स्पष्ट, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए। पहला पॉइंट है, ब्रेल पढ़ने से पूर्व बालक की जो है स्पर्श शक्ति का विकास करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जो ब्रेल है वो उंगलियों से टच करके जो है स्पर्श करके पढ़ी जाती हैं। जैसे वस्तुओं को स्पर्श करना, आकारों को पहचानना आदि। स्पर्श करना आएगा यहाँ पे, स्पर्श करना, पहचानना आदि। अगला पॉइंट है, ब्रेल पढ़ते समय बच्चों को दोनों हाथों से पढ़ने के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है, ब्रेल पढ़ते समय बाएं से दाएं की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये पॉइंट मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। जो ब्रेल है आप लोगों से एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेल की यदि हम बात करें तो जैसे हम नॉर्मली अभी बुक पढ़ रहे हैं तो किस साइड से किस साइड जो है हम पढ़ रहे हैं, तो दाएं से बाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ जो है हम पढ़ रहे हैं, इधर से इधर। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ब्रेल जो है लिखी किस साइड जाती है तो जस्ट उल्टा कर देना, दाएं से बाएं जो है ये लिखी जाती है लेकिन पढ़ी इस साइड जाती है। तो आप लोग ये पॉइंट ज़रूर याद रखना। अगला है, ब्रेल जो है साफ हाथों से पढ़नी चाहिए। ब्रेल पढ़ते समय जो है बिंदुओं को ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मिट जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी कैसे पढ़ेंगे फिर उनको। ब्रेल सीखते समय पहले
वाचन, वाचन आएगा। वाचन यानी बच्चों को बोलना सिखाना चाहिए और उसके बाद जो है लेखन का अध्ययन कराना चाहिए। ब्रेल पढ़ने से पूर्व ऊपरी सेल आएगा, यहाँ पे ऊपरी सेल तथा निम्न सेल का जो है अनुभव कराना चाहिए। ऊपरी सेल निम्न सेल से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे ये ब्रेल स्लेट होती है, इस प्रकार से जो है इसमें सेल बने होते हैं। तो बच्चों को जो है पूरा नॉलेज जो है ब्रेल स्लेट का देना चाहिए कि इसमें ये ऊपरी सेल हैं, ये निम्न सेल हैं, प्रत्येक सेल में जो है 6 डॉट्स होते हैं। आगे देखिए, दृष्टि बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए तत्पर करने के लिए शारीरिक, बौद्धिक व सामाजिक कौशल कौन कौन से करने चाहिए। तो पहला पॉइंट है शारीरिक क्रिया, जैसे वस्तुओं को पकड़ना, इधर उधर रखना, मोड़ना, तोड़ना आदि के लिए मांसपेशियों पर अपेक्षित नियंत्रण प्राप्त जो है बच्चा कर सकेगा। तो वो उसे पढ़ने के लिए तत्पर करने के लिए, क्योंकि ब्रेल हाथों से पढ़ी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये यहाँ पे अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने क्या लिख दिया। स्पर्शीय विभेदीकरण कर सकता है, यहाँ पे आएगा श्रवणीय, श्रवण व स्पर्शीय विभेदीकरण जो है बच्चा कर सकता है। अगला पॉइंट है अपने चारों ओर की सामान्य वस्तुओं की जो है बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। सामान्य निर्देशों को समझना और उनका अनुसरण कर सकना। पर्याप्त जो है स्मृति, जो मेमोरी है बच्चे में, वो पर्याप्त मेमोरी होनी चाहिए, तभी पढ़ सकता है ब्रेल। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे को हम ब्रेल पढ़ने के लिए तत्पर कर सकते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्ञानेंद्रिय एकीकरण तथा ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण से आप जो है क्या समझते हैं। ज्ञानेंद्रिय एकीकरण सेंसरी इंटीग्रेशन और ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण यानी सेंसरी ट्रेनिंग। तो इनमें मैंने यहाँ पे जो है डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाई हैं, आप लोग लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है होगा। और इसमें यदि आप लोग एग्जाम्पल भी दोगे तो भी बेस्ट है। जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 का ये रहेगा, 2 का ये रहेगा, इनमें आप जो है एक एक एग्जाम्पल भी लिख देना अपने अकॉर्डिंग, तो बेस्ट आंसर ये जो है हो जाएगा। ज्ञानेंद्रिय एकीकरण देखिए क्या होता है, सेंसरी इंटीग्रेशन। इससे तात्पर्य है कि दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति द्वारा एक समय में 2 या 2 से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, ज्ञानेंद्रिय एकीकरण। 2 या 2 से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कैसे करेगा, जैसे एक दृष्टि दिव्यांग बालक है यानी वो देख नहीं सकता, तो उसकी जो बाकी की ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे वो सुन भी रहा है और त्वचा से स्पर्श करने का कार्य भी कर रहा है, किसी की बातें सुन रहा है या ब्रेल भी पढ़ रहा है हाथ से, तो आप कोई सा भी जो है 2 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके जो है एग्जाम्पल लिख देना कुछ भी। अगला है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण यानी सेंसरी ट्रेनिंग। किसी एक इंद्रिय के अभाव में जो है अन्य ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग कर सके, इसके लिए प्रशिक्षित करना ही क्या है, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण कहलाता है। इनमें दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण क्या है कि एक इंद्रिय के अभाव, एक इंद्रिय का अभाव यानी जो दृष्टि दिव्यांग है तो उसमें दृष्टि का जो है अभाव है, तो अन्य ज्ञानेंद्रियां जो है उसकी कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गई, त्वचा, तो ये अन्य ज्ञानेंद्रियां हैं, तो इनका अधिक से अधिक बच्चा जो है प्रयोग कर सके, इसके लिए उसको ट्रेनिंग देना जो है प्रशिक्षित करना, यही क्या हो गई, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। अगला प्रश्न देखिए, दृष्टि दिव्यांगजनों को दैनिक जीवन कौशलों का प्रशिक्षण देते समय हमें जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दैनिक जीवन कौशल यानी जो हम डेली की दिनचर्या में जितने भी कार्य हम करते हैं वो हमारे आते हैं दैनिक जीवन कौशल में। तो हम देखेंगे कि किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। दृष्टि दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देते समय जो है हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, व्यक्ति की आयु देखी जानी चाहिए कि वो किस आयु का है। दूसरा नंबर पॉइंट होगा, ये आप लोग क्रम से याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ सकते हैं। वह आयु जब व्यक्ति ने दृष्टि खोई या खोना जो है शुरू किया। दृष्टि क्षतिपूर्ण है अथवा व्यक्ति के पास प्रयोग हेतु जो है दृष्टि शेष है, व्यक्ति की जो है पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड देखा जाएगा। व्यक्ति की कोई अतिरिक्त जो है दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी, जो
विकलांगता है वो तो नहीं है। ठीक है, इन बातों का हम ध्यान रखेंगे दैनिक जीवन कौशल जो है एक दृष्टि दिव्यांग को सिखाते समय। अगला प्रश्न देखिए, दृष्टिबाधिता के किन्हीं 3 हानियों व सीमाओं की जो है व्याख्या कीजिए। तो 3 मुख्य सीमाएं और हानियां जो है निम्न प्रकार हैं। पहली क्या है, अनुभव के क्षेत्र एवं विविधता का जो है सीमित होना, ये रहेगी मेन हेडिंग। और नीचे आप लोगों को इसमें लिखना है, दृष्टिबाधित बच्चों का जो क्षेत्र एवं विविधता होते हैं वह सीमित होते हैं, इसलिए वे सामान्य बालकों की तुलना में क्या कम सीख पाते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आप लोगों का चलिशुणता का सीमित होना। चलिशुणता यानी कहीं भी हम आते जाते हैं, जो क्रिया करते हैं, आने जाने की प्रोसेस है वो, तो ये आएगा चलिशुणता आएगा यहाँ पे, चलिशुणता का सीमित होना। दूसरी हेडिंग रहेगी ये मेन, और इसमें आप लोगों को लिखना है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की क्षमता उनकी सीमित होती है, जिससे इसके कारण भी उनके जीवन पर क्या पड़ता है, इफेक्ट, प्रभाव जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट आप लोगों के लिए रहेगा वातावरण पर नियंत्रण तथा वातावरण में स्वयं की स्थिति का क्या होना, सीमित होना, ये मेन हेडिंग रहेगी। इसमें आप लोगों को लिखना है, दृष्टिबाधित बालक कोई पहचान में कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि वह वातावरण में, दृष्टिबाधित बालक को इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि वह वातावरण में कहाँ है तथा अपनी स्थिति जो है वह सुनिश्चित नहीं कर पाता। ये जो है 3 हानियां या सीमाएं किसकी, दृष्टिबाधिता की हमने देख ली। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग जो है कमेंट कर देना, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे भी कंटिन्यू क्लासेस लेके आऊँगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्न की परिभाषा जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार लिखें। एक बात जो है आप लोग ध्यान रखना, जो सभी एक्ट हैं उनके अनुसार सभी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी डेफिनेशन अलग अलग हैं, तो आप लोगों को वो एग्जिट जो सेम टू सेम है डिटो, वही आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रश्न है, निम्न की परिभाषा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार आप लोगों को पूछी है किस किस की, अल्पदृष्टि और दृष्टिबाधिता की। तो आप लोग ऊपर हेडिंग डालना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार, फिर आगे आप लोगों को इनकी डेफिनेशन लिखनी है। पहली आप लोग हेडिंग डालेंगे अल्पदृष्टि यानी लो विजन जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें आप लोगों को 2 पॉइंट्स लिखने हैं, जो सेम टू सेम आरपीडब्ल्यूडी ने दे रखी है वही लिखनी है। बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 में अवधिक आएगा यहाँ पे, अवधि की आप 20/60 में कम से कम 3/60 तक या 10/200 स्नेलन तक जो है दृश्य सुनिश्चितता। अगला पॉइंट इसमें है 40 डिग्री से कम या 10 डिग्री तक की दृष्टि क्षेत्र जो है परिसीमा। या अगली आप लोगों को लिखनी है दृष्टिहीनता जो ब्लाइंडनेस है उसकी डेफिनेशन। दृष्टि बाधा उस स्थिति को कहते हैं जब व्यक्ति निम्न में से किसी भी जो है एक स्थिति से ग्रसित हो। इन तीनों में से किसी भी जो एक स्थिति है व्यक्ति में हो, कौन कौन सी, दृष्टि का पूर्ण अभाव हो या तो व्यक्ति में, या अच्छी आंख में चश्मा या कॉन्टेक्ट लेंस के प्रयोग और सर्वोत्तम सुधार के बाद भी दृष्टि तीक्ष्णता जो है 3/60 या 10/200 फीट स्नेलन आएगा। यहाँ पे नीलम नहीं आएगा, नीलम बहन ये यहाँ पे ये नहीं आएगा। आगे देखिए, अधिक ना हो। तीसरा पॉइंट आएगा इसमें दृष्टि क्षेत्र 10 डिग्री या उससे भी क्या हो, खराब हो। ये डेफिनेशन हमने देख ली हैं। क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप लोग चाहते हैं आगे की क्लासेस में ही मैं थ्योरी ना करवाऊँ, एमसीक्यूज फुल फॉरम्स वगैरह ना करवाऊँ, ऐसे ही जो है आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आंसर लेके आऊँ, तो आप उसी प्रकार से कमेंट कर देना। क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी आएगा याद करवाने वाला पार्ट जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से एक तो क्या है, एग्ज़ाम में भी एमसीक्यू इस वाले पार्ट से पूछ सकते हैं, या तो फिर आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा उसमें तो आप लोगों को पूछेंगे ही पूछेंगे।
तो उसमें तो वो तो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के बाद में सिखा दूँगी, आप लोगों की लाइव क्लासेस लेके, क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप लाइव में जो है बता पाएँगे। उसके लिए जैसे आप लोगों को अबेकस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि दृष्टिबाधित बालक जो है अबेकस को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आप लोगों से करवा सकता है कि इस पे जो है आप जोड़ करके बताइए, गुणा करके बताइए, भाग, टेलर फ्रेम है उसकी भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और उसके साथ ही जो ब्रेल स्लेट है उस पे भी किस प्रकार से लिखते हैं वो सभी में आप लोगों को आगे की बात है। लेकिन मैंने सोचा कि एग्ज़ाम में आप लोगों से यहाँ से तो पूछ सकते हैं, तो ये आप लोगों को अभी बताना जो है ज़रूरी हो गया था। तो मैं चाहती हूँ आप लोग जो है इसको क्लास में याद करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ब्रेल, ओपन ब्रेल की हम पढ़ रहे हैं क्या? जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी उनकी हम सिर्फ बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। ऐसे तो ब्रेल जो है बहुत सारी है, इंग्लिश की बहुत सारी है, हिंदी की है, मैथ की है, सबकी जो है अलग अलग है। मैं आप लोगों को पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं जो नॉर्मली आप लोगों से पूछ सकते हैं। जैसे आप लोगों से पूछ ले कि जो एम है उसको ब्रेल में किस प्रकार लिखेंगे, तो आप लोगों को या तो ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 या 1 2 3 या 1 3 4 या 1 2 4, इस प्रकार से जो ऑप्शन दे देगा और आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। वो कब संभव होगा? तब आप लोगों को ये डॉट्स याद होंगे। डॉट्स कैसे याद करने हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे ए का डॉट है, एक बात आप लोग याद रखना, ब्रेल स्लेट होती तो वो होती ऐसे, और आप लोगों को उस पे लिखना पड़ता तो उसमें इस सेल में जैसे 6 डॉट हैं, ऐसे 6 डॉट हैं, तो ये पहले वाला इस साइड का है, वो आप लोगों को 1 नंबर का प्रेस करते तब लिखा जाता ए। लेकिन इसमें हम जो है उल्टा ऐसे कॉपी में लिख के देख रहे हैं, जबकि ब्रेल स्लेट पे इस साइड लिखा जाता 1, ना कि इस साइड। और जैसे बी लिखना है तो 1 2, तो वो ब्रेल स्लेट में जो ये 6 डॉट हैं तो वो लिखा जाता इस साइड, लेकिन अभी हम कॉपी पे याद कर रहे हैं तो हमने लिख रखा है इस साइड, तो ये आप जो है ध्यान रखना। लेकिन जो मैंने ये लिख रखा है 1 1 2 ये सेम रहेंगे। तो चलिए याद करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक के लिए 1 नंबर डॉट, बी के लिए 1 2, सी के लिए 1 3, डी के लिए 1 और 1 4 5। आप लोगों को क्या करना है, देखिए एक बात पे आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपको जल्दी याद करना है, आप लोगों को जो है इनकी शेप जो आकृति बनती है वो ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पे डॉट डॉट प्रेस करूँगी, उसके बाद में कैसी शेप बनती है उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को जल्दी से ये सारे जो है ब्रेल डॉट याद हो जाएंगे। ए के लिए 1, बी के लिए 1 2, सी के लिए 1 4। जैसे ये आप लोगों को पता है 6 डॉट होते हैं, तो मैंने प्रेस किया ये ऊपर वाले, तो ये 1 नंबर हो गया, इधर से काउंटिंग करेंगे 2 नंबर 3 नंबर, ये कितने नंबर का हो गया 4 नंबर, तो 1 और 4 जो है 3 के लिए लिखे जाते हैं। अभी 4 के लिए डी की हम बात करेंगे, 1 4 5, तो आप लोगों को पता है इस प्रकार से 6 होते हैं, तो डी की आकृति बनेगी इस प्रकार, यानी 1 4 5। ई की बात करेंगे तो ई की आकृति बनेगी इस प्रकार, यानी 1 नंबर और 5 नंबर, यहाँ पे आएगा 2 3 4 5। तो इस प्रकार से मैं आकृति बनाती हूँ। 1 नंबर ए, उसके बाद में आएगा बी सी डी ई, और उसके बाद में आएगा एफ। जी की बात करेंगे तो ऊपर वाले चारों, एच की बात करेंगे तो इस प्रकार, आई की बात करेंगे तो इस प्रकार। बाकी आप लोगों को जो है काउंटिंग करनी आनी चाहिए कि ये जो है 2 नंबर का आ गया, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये इस प्रकार से, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कहाँ तक देख लिया हमने? हमने देख लिया जो है एच की आकृति इस प्रकार बनेगी, आई की इस प्रकार, आप लोग ये याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ई की इस प्रकार आएगी, इन दोनों में जो है कंफ्यूज मत होना। जे की बात करें तो इस प्रकार आकृति आएगी, यानी 2 4 और 5,
उसके बाद में देखिए के की बात करेंगे तो 1 और 3 आ जाएगा। एल की बात करेंगे तो इस प्रकार आकृति आएगी 1, 2, 3 वाले जो हैं डॉट। एम की यदि हम बात करेंगे एम की आकृति की तो एम की बनेगी कुछ इस प्रकार। एन की बात करेंगे तो सेम यही बनेगी, एक डॉट यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएगा। ओ की बात करेंगे तो ओ बनेगा इस प्रकार, यानी 1, 3, 5। और आर जो है, आर नहीं सॉरी, जो डब्लू और आर है वो जस्ट उल्टा होते हैं, आप लोग याद रखना। जो आर की आकृति है वो आएगी इस प्रकार, यानी 1, 2, 3 और 5। जबकि हम डब्लू की बात करेंगे तो वो आएगी इस प्रकार 2, 4, 5, 6। ये आप लोगों को आकृतियां आप लोग कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप लोगों के पास ब्रेल स्लेट है तो उस पे प्रैक्टिस करना, तो आप लोगों को 1-2 बारी लिखोगे तो जल्दी याद जो है हो जाएगी। आगे देखिए, आगे है पी का, तो पी का होगा 1, 2, 3, 4। क्यू की बात करेंगे तो एक डॉट यहाँ पे और आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। आर का मैंने बता दिया इस प्रकार से रहेगी। डब्लू की जो है इस प्रकार से रहेगी। एस की बात करें तो 2, 3, 4 आएगा, 2, 3, 4 आएगा, याद रखना एस का 2, 3, 4 आएगा। आई टी की यदि हम बात करते हैं तो वही 2, 3, 4 तो आएगा ही, उसके साथ में एक डॉट और लग जाएगा जो है 5 भी आ जाएगा। यू की बात करेंगे तो 1, 3 जो किसका आता है, 1, 3 मैंने अभी आप लोगों को बताया था के का आता है। यू में जो है 1, 3 और उसके साथ में 6, यू की आकृति जो है इस प्रकार होगी। वी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1, 2, 3 और 6। डब्लू का मैंने बता दिया है, आर का जस्ट उल्टा। एक्स की बात करेंगे तो ऊपर वाले 2, नीचे वाले 2 गिन लेना कौन कौन से नंबर के हैं, 1, 3, 4, 6, 1, 3, 4, 6। वाई की हम लोग बात करेंगे तो 1, 3, 4, 5, 6 एक और लग जाएगा, बाकी एक्स वाला ही जो है सेम रहेगा। जेड का और देख लीजिए, जेड का होगा 1, 3 और उसके साथ ही होगा 5, 6। ये सभी मैंने आप लोगों को एक बार बता दिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे खोल लेना और जो है आप इनको अच्छे से और याद कर लेना। हो सकता है यदि 1-2 पूछे तो अच्छी बात है आप लोगों के क्वेश्चन। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम से पहले ही मेरिट निकाल के बैठे हैं कि इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो आप उन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। वो जो सभी चीज़ें हैं पेपर के स्तर पे जो है निर्भर करती है। पेपर का स्तर क्या रहेगा, हार्ड रहेगा, मॉडरेट रहेगा, मीडियम, किस प्रकार से जो पेपर है रहने वाला है, वो सब बात की बातें हैं। अभी आप जितना अच्छे से पढ़ सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग उतनी अपनी तैयारी जारी रखें। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।